अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत और अवाम और मैं हूं मारिया जदो। नाज़रीन, पाकिस्तान को सफारती महाज पर दिन ब दिन नए नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है। न्यूजीलैंड के बाद इंग्लैंड की टीम ने पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया है। क्या बरतानिया की जानिब से सीरीज मनसूख करके पाकिस्तान का बाजू मरोड़ा जा रहा है? इसके साथ साथ नाज़रीन जिक्र करेंगे आज से अक़वाम मुत्तहिदा में शुरू होने वाले जनरल असम्बली इजलास से, और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने 24 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब भी करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने फिजिकल के बजाय वर्चुअल शिरकत करने का जो है वो फैसला किया है। इस इजलास के अंदर वज़ीर आज़म इमरान खान किन 5 अहम नुकात पर बात करेंगे प्रोग्राम में, वो भी आपको बताएंगे। उसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया के सामने भारत को एक्सपोज करने के हवाले से दफ्तर खारजा भी एक्टिव हो चुका है। इस हवाले से हालिया एक एक्टिविटी भी हुई है, वो क्या हुई है वो भी आपको प्रोग्राम में बताएंगे। इसके साथ साथ प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में नाज़रीन बात करेंगे तारीख में पहली बार किसी साबिक वज़ीर आज़म से जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। नैब ने साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की जायदाद फिलफोर फरोख्त करने के फैसले का हुक्म दिया है, और इसके साथ साथ इस सिलसिले में मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर को मरासला भी जारी किया है। इसके ऊपर प्रोग्राम में बात करेंगे। नाज़रीन, मेरे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, और इसके साथ साथ प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सदीक जान और सहाफ़ी तज्ज़ियाकार अदील वड़ाइची। अदील, प्रोग्राम का आगाज आपसे करूंगी। हम दिन ब दिन देख रहे हैं जब से एब्सोल्युटली नॉट की स्टेटमेंट आई है, सफारती महाज पर पाकिस्तान को बहुत बड़े बड़े चैलेंज का सामना करना पड़ रहा है। अब और डेवलपमेंट हो रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से इजलास आज से शुरू हो रहे हैं। पाकिस्तान इस हवाले से क्या कर रहा है? वज़ीर आज़म भी 24 सितंबर को खिताब करेंगे, उस हवाले से क्या अपडेट्स हैं? क्या किन किन पॉइंट्स पर वज़ीर आज़म बात करने वाले हैं? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। एक तो सफारती महाज पे अब चूंकि क्रिकेट से जुड़ चुका है मामला, तो अभी जो रिसेंटली पाकिस्तान पर एक ये सफारती हमला किया गया है, जो न्यूजीलैंड की टीम ने एक तरफा तौर पे सीरीज को मनसूख किया है, तो बाज़ाब्ता पाकिस्तान ने पहली मर्तबा न्यूजीलैंड के साथ ये मामला उठा दिया। पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड हुकूमत को एहतजाजी मुरासला भिजवा दिया है, क्योंकि यहाँ उनके सफ़ीर नहीं हैं। तो जो न्यूजीलैंड में हमारे सफ़ीर हैं, उन्होंने वहाँ के हुकाम के साथ वो मुरासला शेयर किया है, और न्यूजीलैंड के साथ बाकायदा एहतजाज पाकिस्तान ने दस्तावेजी सूरत में भी रिकॉर्ड करा दिया। अब दूसरा जो अहम मरहला है, आज से जनरल असम्बली का इजलास शुरू हो गया है, और जो हाई लेवल सेगमेंट है ये 27 सितंबर तक जारी रहेगा। और इस सेगमेंट में पाकिस्तान की जो बारी है, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो खिताब करना है वो वर्चुअल होगा, ठीक है, फिजिकल नहीं होगा, फिजिकल शिरकत नहीं कर रहा। और 193 ममालिक हैं, उनके सरबराहान ने जाना था, शिरकत करनी थी, उसमें से सिर्फ 50 जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने भी डिसाइड किया है कि वो नहीं जा रहे और वर्चुअली इसमें शिरकत करेंगे। 7 नुकात पे इमरान खान का जो खिताब है, ये सफारती जराए बता रहे हैं, वो होगा। उसमें जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान हैं, वो भारत को एक्सपोज करने के हवाले से, भारत के जो अंदरूनी, जो वहां पर मुसलमानों के साथ जुल्म रवा रखा जा रहा है, कश्मीरियों के साथ जो जुल्म रवा रखा जा रहा है मकबूजा कश्मीर में, इसको सबसे ज्यादा हाईलाइट करेंगे। अफगानिस्तान की सूरत हाल पे इमरान खान साहब खास तौर पर बात करेंगे, क्योंकि उनका जो नैरेटिव है, जो वो दुनिया को कहा करते थे, आज वो बात सच साबित हुई। बिल्कुल। और अब इस वक्त की जो चैलेंजेस हैं खित्ते में, उन पे बात करेंगे। इसके अलावा वज़ीर आज़म इमरान खान इस्लामोफोबिया, उनकी तकरीर का हिस्सा होगा। माहौलियाती तब्दीली पर इमरान खान साहब खसूसी बात करेंगे, क्लाइमेट चेंजेस जी। और इसके अलावा जो गैर कानूनी माली बहाव है, जो यहां से तरक्की पजीर ममालिक से, खास तौर पे उन्होंने, आपको याद होगा, खास तौर पे बात की गई थी जो यूएन जनरल असम्बली के इजलास में जब वो खुद गए थे, और उन्होंने कहा था कि किस तरह तरक्की पजीर ममालिक से पैसा लूट कर तरक्की याफ्ता ममालिक में ले जाया जाता है। तो इस मरतबा भी इमरान खान इस पर बात करने जा रहे हैं। सफारती जराए ने बताया है कि जो उनकी स्पीच जो है वो तैयार की गई है। इसके अलावा वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी की भी 20 के करीब मुलाकातें वहां पर तय हैं, यहां मुलाकातें हैं, और वहां पर ये जितनी भी मुलाकातें होंगी, इन मुलाकातों में वो जो डोसियर अभी पाकिस्तान ने जारी किया है, और कश्मीर के हवाले से तमाम मामला जो हैं, और अफगानिस्तान की सूरत हाल पे बात होगी। और अभी एक रिसेंट एक्टिविटी के हवाले से भी मैं आपको बताता चलूं कि जो दफ्तर खारजा है, ये बहुत मुतहरिक नजर आ रहा है भारत को एक्सपोज करने के हवाले से। गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान
इस्लामाबाद में जितने भी सफीर मौजूद हैं जो बैरून ममालिक के, उन तमाम सुफरा को बुलाकर दफ्तर खारजा में वो डोजियर जो है वो शेयर किया गया है। ये बहुत बड़ी एक्टिविटी है कि 131 सफ़ात पर मुश्तमिल डोजियर जो दुनिया के सामने रखा गया था, तमाम ममालिक को पाकिस्तान एंगेज कर रहा है। और इसमें जो हमारा दफ्तर खारजा, जिसमें हम आमतौर पर तनकीद भी करते रहते हैं कि एक्टिव क्यों नहीं होता, तो अब वो एक्टिव नजर आ रहा है। तो सफारती महाज पे पाकिस्तान जो है उसने ये तय कर लिया है कि अब इसको एक्टिवली आगे लेके चलना है। पाकिस्तान का नैरेटिव है, उसको दुनिया के सामने भी रखना है। बगीरी साहब, आपको जाने पाऊंगे, ये बताइएगा कि जब से हमने एब्सोल्युटली नॉट की स्टेटमेंट दी, आज फवाद चौधरी साहब भी कह रहे थे कि उससे कॉन्सिक्वेंसेस तो नजर आएंगे, ये जो सीरीज कैंसिल हो रही हैं और जिस तरह की हम दिन ब दिन देख रहे हैं एक स्टेटमेंट्स आ रही है इंटरनेशनल लेवल पर, क्या वाकई में ये जो हमने एब्सोल्युटली नॉट कहा था उसका खमियाजा भुगत रहे हैं? एब्सोल्युटली, आई थिंक आपकी बात ठीक है। प्राइम मिनिस्टर ने बड़ा क्लियर रखा है और मुझे खुशी इस बात की है कि फर्स्ट टाइम पाकिस्तान स्टार्टेड बिहेविंग एज अ न्यूक्लियर सॉवरेन स्टेट, और ये होना चाहिए। जब तक अपनी आप को स्टैंड नहीं करेंगे, अपनी स्ट्रेंथ नहीं दिखाएंगे, पीपल विल नेवर रिकॉग्नाइज यू। पहले हम बिहेव करते थे जैसे हम बड़े कमजोर हैं, छोटे से मुल्क हैं, हर एक हमें दबा रहा है। नाउ इज द टाइम वी टेकिंग स्टैंड एंड इट्स अ गुड साइन। सेकंड ये कि नॉट ओनली दिस, पाकिस्तान को बड़ी एक पिवटल पोजीशन हासिल हो गई है अफगानिस्तान के इशू पर। जिस तरीके से हमने वहाँ इवैक्यूएशन की है, अफगान तालिबान को ब्रीफ कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं कि आप एक इंक्लूसिव पॉलिटिकल गवर्नमेंट बना दें, वो भी बात चल रही है। उसके साथ सेकंड ये कि जिस तरीके से पाकिस्तान के JF अंडर 17 अर्जेंटीना ले रहा है, वो भी आपको नजर आ रहा है। उसके बाद पाकिस्तान कॉम्पिटिशन में बहुत ही किरदार बढ़ता जा रहा है। ये चीजें हमारे दुश्मनों को एक्सेप्टेबल नहीं है। और जाहिर है मेजर रूल अफगानिस्तान में जिस तरीके से इंडिया को वहां से एग्जिट, अमेरिका को एग्जिट करना पड़ा है, और तालिबान ने जिस कुछ असलूबी से बल्कि से विदाउट फायरिंग अ बुलेट पूरे अफगानिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर लिया, ये चीजें हैं जो उनको परेशानी हो रही है। इस वक्त 5I जो है वो कहाँ थी जब वहां पर पता उनको था कि ये 3 साल लड़ेंगे, वहां पर बिल्कुल लड़ाई फायर बुलेट फायर के बगैर अपने कब्जा हो गया। उसके बाद काबुल एयरपोर्ट के ऊपर एक धमाका हुई, 170 लोग मारे गए। उस वक्त 5I कहाँ थी वो कोई पता नहीं चला। एक इनोसेंट 7 बच्चे और पूरी फैमिली 7-10 लोगों को मार दी गई, उस वक्त कहाँ थे? ये सडनली कहाँ से इनको इन्फॉर्मेशन आ गई पाकिस्तान में जी कि यहाँ दहशतगर्दी का खतरा है और न्यूजीलैंड की टीम पे अटैक हो सकता है, जबकि दुनिया की बेस्ट ISI और इंटेलिजेंस हमारी है, हमें कोई खबर नहीं है। आपने इन्फॉर्मेशन शेयरिंग भी नहीं की है। सबसे जरूरी होता है कि शेयरिंग करते हैं। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से पाकिस्तान को वो चाहते हैं कि किसी तरीके से भी हमें डिस्टेबलाइज कर लें। और उसमें देखिए, अगर अफगानिस्तान में पीस हो जाता है, आप सोचें सेंट्रल एशिया से हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी। नंबर 2, बेल्ट रोड इनिशिएटिव चाइना का वो कंप्लीट हो जाएगा। बलूचिस्तान अमन हो जाएगा क्योंकि इंडिया का रोल खत्म हो गया है। बलूचिस्तान अमन होगा तो इसका मतलब हमारा सीपैक मनसूबा और गवादर पोर्ट ऑपरेशनलाइज हो जाएगा, हम इकोनॉमिक तरक्की करेंगे। ये वजूहात हैं जिसकी वजह से दे वांटेड कि पाकिस्तान स्टेबलाइज रहे, इंडिया को वहां पर वो यूज किया जाए। वो स्पॉयलर्स बैठे हुए हैं और ये बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है पाकिस्तान के खिलाफ। जिस तरीके से इन्होंने ये क्रिकेट टूर को खत्म किया, इससे हमारे क्रिकेट कितना सेटबैक हुआ है, आई थिंक ये दुनिया को पता चल गया। उसके साथ पाकिस्तान पर एक नफ्सियाती हमला भी हुआ। सदीक, आप जानना चाहूंगी, पाकिस्तान वही मुल्क है जब अफगानिस्तान को अफगानिस्तान से अपनी फोर्सेस विड्रॉल करवाना चाहती हैं तो फॉर सम टाइम वो पाकिस्तान के थ्रू यहाँ पर स्टे करते हैं और फिर जाते हैं। तब उनको कोई ये थ्रेट नहीं होती है सिक्योरिटी की, तब कोई मसला नहीं होता है। और जब बाहर से टीम्स आती है खेलने के लिए तो तब उन्हीं को मसला भी हो जाता है। तो ये कोई डबल और ड्यूल स्टैंडर्ड नहीं लग रहा आपको? मेरे ख्याल में मारिया, मैं आपके सवाल को आगे बढ़ाते हुए ब्रिगेडियर साहब के पास से जाऊँगा। उनकी मौजूदगी में ज़ाहिर है इन इशूज़ पे बात करना मेरे जैसे स्टूडेंट के लिए तो बड़ा मुश्किल है, उनकी मौजूदगी में इस पे कमेंट करना। ब्रिगेडियर साहब से सवाल करते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने दुरुस्त कहा कि पहली मरतबा हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान इस तरह से बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मौक़िफ़ लेकर सामने आया कि हम अड्डे नहीं देंगे, हम जंगी जराइम में जो है वो कोई साथी नहीं बनेंगे, अमेरिका या किसी भी मुल्क के अमन के लिए हम अपने किरदार अदा करेंगे। इस सारी चीज़ों का नज़र भी आ रहा था कि चाहे वो IMF का मामला हो, FATF का मामला हो, यानी अमेरिका हमें कोई फ़ायदा दे सके या ना दे सके लेकिन नुकसान बहुत पहुंचा सकता है, ये चीज़ें पहले नज़र आ रही थी। लेकिन हम ये देखते हैं कि जब इस तरह के ज़ाहिर है अमेरिका कुछ भी करते, जैसे भी क्रिकेट के हवाले से जो कुछ हुआ या जो मैंने FATF और IMF का जिक्र किया, उससे ज़ाहिर है पाकिस्तान में हालात मुश्किल होंगे। पाकिस्तान के लिए जब हालात मुश्किल होंगे तो हम एक कौम की तरह बिहेव नहीं करते,
या तो 2 रुपए की कोई चीज़ महंगी हो जाए तो हम जो है वो शोर मचाने शुरू कर देते हैं, और एक तरफ हम ये भी दावे करते हैं कि हमें एक जो है वो जिस तरह आपने कहा कि एक आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क के तौर पे दबंग मौक़िफ़ के साथ सामने आना चाहिए, लेकिन उसके जो कंसिक्वेंसेस हैं, चले हुकूमत तो तैयार होगी, इदारे तैयार होंगे, फौज और हुकूमत तैयार होंगे, क्या कौम आपको तैयार नजर आती है कि कौम उन कंसिक्वेंसेस को फेस कर सके जो एज ए पाकिस्तानी कौम हमें फेस करने पड़ सकते हैं? देखिए, यहाँ एक बहुत अहम बात है, वो सदीक ये है कि इस वक्त प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को अपने मुल्क को, अवाम को एड्रेस करना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या हमने स्टेप्स लिए हैं टू बिकम अ सॉवरेन स्टेट, और उसके लिए हमें क्या मुश्किलात हम एंटिसिपेट कर रहे हैं, उसके लिए कौम को तैयार होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई लड़ाती हो, चाहे बैरूनी लड़ाई हो या अंदरूनी लड़ाई हो, यू फाइट एट द नेशन। और नेशन में की जब हम बात करते हैं, हुकूमत है, अवाम है, आर्म फोर्सेज हैं, ये सब। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी जो ऑपोजिशन है, दे आर फॉलोइंग द लाइंस ऑफ एनिमी नैरेटिव। एनिमी का नैरेटिव इस वक्त ये है कि किसी तरीके से भी जो फौज और अवाम में एक एतमाद है उसको दूर कर दें। देखें, एक याद रखें, इराक में क्या हुआ, लिबिया में क्या हुआ, सीरिया में क्या हुआ, पैलेस्टाइन में क्या हो रहा है, कश्मीर में क्या हो रहा है, या यमन में क्या हो रहा है, वहां पर इसलिए उनके अज़ाइम पूरे हो गए कि वहां की फौज कमजोर थी। हमने अब हमारी मुल्क से सिंगल हैंडेडली अगर आप देखें तो हमने मुल्क से दहशतगर्दी खत्म कर दी। अब हम तकरीबन स्टेबलाइज होने वाले थे, तो हमारे पर यह प्रॉब्लम हो गई कि अफगानिस्तान में पीस होने लगा है, अफगानिस्तान को शिकस्त हुई है, ऊपर से फिर इंडियन प्रोपेगेंडा, एवरीबॉडी इज गनिंग पाकिस्तान। हमने इवैक्यूएशन में हिस्सा लिया, अभी सारे फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए हैं, वहां कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है। तो ये एक बहुत बड़ा एक जाल है जो पाकिस्तान के खिलाफ बनाया जा रहा है। इसलिए कौम को तैयार रहना चाहिए। अगर कौम को आप आगाह रखें, 5th जनरेशन वॉर में यही होता है कि, और हाइब्रिड वॉर में, कि वो आपको अवाम को नफर करते हैं, डिमोरलाइज करते हैं, और दे उनकी विल टू फाइट, विल टू दिस जो है वो खत्म की जाती है। कन्वेंशनल वार अब बहुत खत्म होगी। वाई अमेरिका वन फ्रॉम अफगानिस्तान, दे नो ड्रोन उनके पास हैं, बाकी भी 5th जनरेशन वॉर है। और पाकिस्तान से ज़ाहिर है वो बलूचिस्तान को ट्रबलसम रखना चाहते हैं। क्या अमेरिकन अफगानिस्तान को खुला छोड़ के चले गए? वुड दे एवर डू इट? क्या वो चाहते हैं रशिया, चाइना, पाकिस्तान, सेंट्रल एशिया, ईरान इस खित्ते में स्ट्रॉन्ग बन जाए और हम सीपैक बना ले, इकोनॉमिक तरक्की कर जाए? नॉट एट ऑल। सो दे विल मेक ऑल आउट एफर्ट, इंक्लूडिंग चाहे वो क्रिकेट हो, या हमारी हुकूमत हो, या हमारी फौज हो, चाहे जैसे हम ब्लिंकन कह रहे हैं पाकिस्तान डू मोर करने के लिए। आपको बात यह कि वाई डू मोर, व्हाट द हेल यू हैव बीन डूइंग फॉर पाकिस्तान? 80,000 हमारे फौजी लोग शहीद होते हैं, $150 बिलियन का हम नुकसान उठाते हैं, फौजी हमारे शहीद होते हैं, और आप हमें कहते हैं कि जी आप डू मोर करें। मतलब ये थी योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपने अफगानिस्तान में कौन सा ऐसा काम किया? आपने वहां के नौजवानों के हार्ट और माइंड का विन किए? क्या आपने उनकी एजुकेशन के लिए कुछ किया? क्या आपने नेशनल बिल्डिंग की? क्या आपने हेल्थ इंडस्ट्रियलाइजेशन की कि उनको जॉब मिले? आपने कुछ भी नहीं किया। सो दीज आर द फैक्टर्स कि इनको वहां पर शिकस्त हुई है। और फिर आप अभी प्रेशर करें पाकिस्तान को कि जी पाकिस्तान अफगानियों को कहे जी कि आप अपनी इंक्लूसिव गवर्नमेंट बनाएं, पॉलिटिकल गवर्नमेंट बनाएं, एथनिक बनाएं। दे आर द विक्टर्स हैव देयर ओन चॉइस। उनके अफगान फाइटर्स जो हैं वो बड़े नाराज होते हैं इस बात के, भाई सब कुछ हमने किया है। अफगान, और आप अब्दुल्ला को भी लिए हैं, हामिद करजाई को भी लिए हैं। हम अब डू मोर को नहीं मानते, अपनी मर्जी के फैसले करते हैं, तो इसकी कीमत जो है ये क्या चुकानी पड़ेगी हमें? क्योंकि हमें तो आदत नहीं है मतलब इस अंदाज में फैसले करने की। देखें, कोई कीमत नहीं अदा करनी पड़ती। लेट मी टेल यू, आपके ये 5% लोगों को, 3-4% लोगों को फर्क पड़ता है। बाकी आपकी एग्रीकल्चर, आपकी दही आबादी है, गरीब लोग हैं, उनको क्या चाहिए? तो लेट थिंक ओवर इट। आप हर हालत में अपनी इकोनॉमिक डेवलपमेंट करें, जो पीस की बात करते हैं करें, सीपैक कंप्लीट करें, और अपनी इकोनॉमिक तरक्की को ले जाएं, और IMF वर्ल्ड बैंक से निकल जाएं। आप IMF वर्ल्ड बैंक में रहेंगे, उनके मर्जी के फैसले करेंगे, आप अपने मर्जी के फैसले नहीं कर सकते। सर, आप नहीं समझते कि इस प्रोसेस में बहुत टाइम लगेगा कि अगर हम खुद ही फुल्ली इंडिपेंडेंट होकर अपनी इकोनॉमी को भी सेट करें, और क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमें भी दुरुस्त करने की जरूरत है, कर्जे बहुत ज्यादा हैं, तो इस तरह से अचानक से हम कट ऑफ नहीं हो सकते। देखें, बात यह कि वी हैव टू मेंटेन अ बैलेंस। वी हैव टू इंश्योर कि हम किस ब्लॉक में जा रहे हैं, जिसमें आपके सामने रशिया है, चाइना है, सेंट्रल एशिया है, ईरान है, पाकिस्तान है, लेकिन साथ ही साथ वी रिमेन एंगेज्ड विद अमेरिका के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ। वी डोंट डिस्कनेक्ट।
दैट इज व्हाट द पॉलिटिक्स आल्सो, डिप्लोमेसी भी यही है। तो आप उनसे एंगेज रहें, आप अपने उनसे ऐसे ताल्लुकात रखें कि डिप्लोमेसी आर्ट यही है कि आप अपने नेशनल ऑब्जेक्टिव्स को परस्यू करें एंड रिमेन एंगेज, लिसन टू देम। आपकी प्रॉब्लम ये है कि हमारी एजुकेशन ब्यूरोक्रेट्स की, मिलिट्री की, सब की वेस्टर्न कंट्रीज में और अमेरिका में होती है। सो वो थिंकिंग हमारी जो है ना, वी हैव टू शेड दैट वे। अब टाइम आ गया है, स्टैंड एज अ नेशन, फेस सम हार्डशिप्स, आगाह करें कौम को, लम्हा ब लम्हा अवाम को आगाह करें। ब्रिगेडियर साहब, इसमें सबसे खतरनाक होता है। ब्रिगेडियर साहब, एक साल कबल इन्हीं दिनों में, यानी आज जो है वो 21 सितंबर है, तो 20 सितंबर को पीडीएम बनी और हमने देखा कि उस दिन मियां नवाज शरीफ ने तकरीर की जिसमें उन्होंने आर्मी चीफ के बारे में, DISI के बारे में जो कहा वो हम सब जानते हैं। फिर उसके बाद पीडीएम बनती है, पीडीएम के जलसों में पाकिस्तान की फौज पर हमले किए जाते हैं और यहाँ तक कहा जाता है बलूचिस्तान में खड़े होकर कि बलूचिस्तान की दुश्मन भारत की फौज नहीं है, पाकिस्तान की फौज है। यह भी कहा जाता है कि जो बॉर्डर पे बाड़ लगाई गई है जिसमें हमारे जवानों का खून शामिल है, कहा गया कि उस बाड़ को उखाड़ के फेंक देंगे। फिर उसके बाद ये सिलसिला चलता रहा, यहां तक कहा गया कि जी वो आर्मी चीफ की टांगें कांप रही थी, अयाज सादिक यहां तक कह देते हैं और ये सिलसिला चलता रहता है। हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब कहते हैं कि आप बदला हुए इमरान खान मुझे पाएंगे और अब हम पाकिस्तान की फौज पर हमले करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आर्मी चीफ 6 सितंबर को कहते हैं, जो कि दुरुस्त कहते हैं, कि पाकिस्तान को अंदरूनी तौर पर कमजोर करने के लिए 5th जनरेशन वॉर का जिक्र करते हैं कि पाकिस्तान के अंदर कुछ लोग बैठे हैं जो बाहर के एजेंडे को आगे लेकर चल रहे हैं, पाकिस्तान की फौज और अवाम के दरमियान जो है वो इख्तलाफात पैदा करके और इस रिश्ते को कमजोर करना चाहते हैं। क्योंकि हमने अफगानिस्तान में देखा कि वहां पे फौज इसलिए नहीं लड़ सकी कि कौम पीछे नहीं थी और फौज नहीं कौम लड़ती है। ये बातें तो हम सब करते हैं, मसले का भी पता है, प्राइम मिनिस्टर को भी पता है, आर्मी चीफ को भी पता है, हम सबको पता है कि 5th जनरेशन वॉर बहुत बड़ा मसला है। लेकिन एक भी पाकिस्तान में बैठे हुए शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती जो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है, स्कैंडलाइज कर रहा है, फौज की क़यादत पर हमले कर रहा है, सोशल मीडिया के जरिए सब कुछ कर रहा है। एक भी फर्द के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती और जिनके खिलाफ कार्रवाई शुरू होती है उनको हमारे इदारे FIA जैसा इदारा उनको हीरो बना देता है गलत कार्रवाई करके। तो जब हमें मसले का पता है, 5th जनरेशन वॉर के मसले का, तो फिर हम इसके खिलाफ हम कब आखिर जागेंगे, कब कोई कार्रवाई होगी उन लोगों के खिलाफ जो पाकिस्तान के अंदर बैठ के पाकिस्तान को कमजोर कर रहे हैं। देखें, ये एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, यही सबसे बड़ी हमारी प्रॉब्लम। आपके सामने आपने मौलाना अब्दुल अजीज को देखा लाल मस्जिद के बाद, दिस इज द इशू व्हाट ही वाज डूइंग। आपका एक रिलीजियस स्कॉलर या लीडर वो किस तरीके से कौम को गुमराह कर रहा है, क्लैशुन का फात में अफगानिस्तान का झंडा लहराया हुआ है। आज आप लाल मस्जिद में जनरल मुशर्रफ ने किया था ना, एक्शन किया था, व्हाट हैपेंड, सारी दुनिया उनके पीछे पड़ गई। पहले का ऑपरेशन करें और फिर वो जो एक आपके सामने एक्सट्रीमिज्म की बात चलती है, फिर TLP की बात आप कर लें, तो यू हैव टू डील वेरी टेक्निकली। अभी आप ये बात करें, पूरे आपकी ऑपोजिशन, आपके मौलाना फजलुर रहमान, TLP, every will be out and they will on the streets. These are the crises. So we have to be very technical dealing it. गवर्नमेंट को चाहिए कि इसको बड़ा माइन्यूटली स्टडी करें, फाइंड आउट द सोल्यूशन एंड सी लॉन्ग टर्म में इसको हमने कैसे कंट्रोल करना है। आपको मदरसे की रिफॉर्म्स से, जुडिशल रिफॉर्म से, पुलिस रिफॉर्म से, इलेक्ट्रल रिफॉर्म से नहीं होने देते। आज मदरसा रिफॉर्म होगा, उनको प्राइवेट, उनको बच्चों को पढ़ाई भी करेंगे, दीनी तालीम भी देंगे, दे विल अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। ये माइंड पॉल्यूट कर दिए गए हैं, उनके ब्रेन वॉश किए गए हैं, इसलिए ये बहुत बड़ा इस वक्त इशू बना हुआ है। गवर्नमेंट को बड़ी डेलिकेट तरीके से, और इसमें मीडिया का बड़ा रोल है। आज अभी ये प्रॉब्लम मीडिया का एक स्ट्राइक चल रही है, TLP अपना करती है, मौलाना फजलुर रहमान डंडा फोर्स लेके आ जाते हैं, मौलाना अब्दुल अजीज लाल मस्जिद की प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो ये और ऊपर आपके अफगान क्राइसिस, इंडिया क्राइसिस, ओवरऑल हमारे ऊपर जो अटैक हुए हैं हाइब्रिड के, और तो ये चीजों को वी हैव टू प्लान एंड फाइंड अ सोल्यूशन। आई डू एग्री, डिटरेंस करने के लिए किसी एक को पनिशमेंट देनी होती है, अनलेस फौज का सिस्टम हमारा क्यों चलता है। फौज में अगर एक बुलेट भी एक रेजिमेंट से चोरी हो जाए तो कमांडिंग ऑफिसर और सूबेदार मेजर दे गो होम। दिस इज सो स्ट्रिक्ट। इसलिए कभी कोई हमारी फौज का डिसिप्लिन ठीक है, दिस इज व्हाट इज नीडेड, अकाउंटेबिलिटी, मेरिट, गुड गवर्नेंस, अकाउंटेबिलिटी, ये आपको चाहिए। जो और ये डिसिप्लिन किस तरह से आएगा बगीदी साहब, ब्रेक के बाद इस पे बात करेंगे, नाज़रीन साथ ही रहेगा।
वेलकम बैक नाज़रीन। नाज़रीन, हमारे साथ प्रोग्राम में ब्रिगेडियर हारिस नवाज भी मौजूद है, उनसे बात कर रहे थे। ब्रिगेडियर साहब बताइएगा, हम देख रहे हैं कि हालिया कुछ दिनों से दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफा भी हो रहा है और कुछ लोग ये तनकीद करते रहे हैं पहले कि ये सरहद पार से आते हैं, अफगानिस्तान से आते हैं, लेकिन अब अगर मैं सिचुएशन डिस्क्राइब करूं तो अब अफगानिस्तान भी कह चुका है कि हम अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो अब ये जो वाकयात हम देख रहे हैं, बढ़ रहे हैं दहशतगर्दी के, इसकी क्या वजह है? क्या अनासिर अभी तक पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं या बाहर से आ रहे हैं? देखिए मारिया, ये पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा इशू है और आई एम श्योर के तालिबान ने कहा है, पाकिस्तान ट्रस्ट, हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने भी कहा कि हमें कोई नहीं है कि डाउट करें, इंशाल्लाह जरूर वहां से ये खत्म हो जाएगा। बट हमने इसीलिए बॉर्डर सील किया और इसीलिए अफगान रेफ्यूजीज को हम और नहीं आने दे रहे पाकिस्तान में। वजह यह है कि पाकिस्तान में मौजूद 3 मिलियन रेफ्यूजीज जो हैं, दे आर द बिग हैजर्ड्स। यहाँ पर हैं जो आपके दहशतगर्द भी छुपे हुए हैं इन्हीं के अंदर, और पे रोल रॉ इंडियन रॉ के साथ और दूसरे अनासर के साथ हैं। नंबर 2 के इन्हीं में से लोग हैं जो सहूलतकार भी हैं, यही लोग हैं जो आके टारगेट रिकॉनेसेंस भी करते हैं, बिकॉज दे फ्री एक्सेस। ये ज्यादा बलूचिस्तान और केपीके में, इसलिए इंसिडेंट भी वहां होते हैं। अगर आपने देखा हो पिछले 1-1.5 महीने में काफी ज्यादा इंसिडेंट हुए, खासतौर पर बलूचिस्तान के अंदर हुए हैं, बिकॉज दे इंडियन रॉ वांट टू प्रूव के स्टिल वी आर एक्टिव। अगर अफगानिस्तान में पाकिस्तान का एक्सेस हो गया, अफगान तालिबान वहां पर हमें ऑपरेट नहीं करने देगा, वी आर स्टिल ऑपरेटिंग। तो ये आई एम श्योर कि 1 महीने के बाद यू विल सी ग्रेजुअली टेपर डाउन होते जाएंगे, खत्म होते जाएंगे, क्योंकि जब इनके कॉन्टैक्ट जहां पर पीछे से फीड नर्सरी जो है वो चलनी बंद हो जाएगी तो ये खुद ब खुद हो जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान को हमारी इशू ये है कि हम यहाँ पर इवेंट टू इवेंट चलते हैं। अगर धमाका होता है बलूचिस्तान में तो सारे मीडिया हाउसेज शोर मचाना शुरू कर देंगे, 3 दिन के बाद एवरीबॉडी विल फॉरगेट। सो वी हैव टू गो फॉर लॉन्ग टर्म प्लानिंग के लिए कि हमने सेफ सिटी कैसे बनानी है, हमने ओवरलैपिंग कैमरास कैसे करने हैं कि अगर कहीं से एंटर हुआ है वो कहाँ जाके चुप है, कैन बी ट्रैक हिम बैक, वो हम नहीं करते हैं। ये चीजें जरूरी हैं। साथ ही साथ याद रखें हमारी इंटेलिजेंस इतना काम करती है ना, 90% नेट जो होते हैं हम पहले बिफोर दे कुड डू सनी एक्शन उनको बस्ट कर चुके होते हैं, 10% फिर भी जरूर निकल आते हैं और वही है जो प्रॉब्लमेटिक होते हैं। मुझे यकीन है कि फेंसिंग जब कंप्लीट हो जाएगी तब मेरे ख्याल में 200 किलोमीटर रह गई है, बाकी 2400-2500 किलोमीटर हमने कंप्लीट कर लिए। ये अगर हम इसको मेंटेन कर लेते हैं और मॉनिटरिंग सही करते हैं और तालिबान इनको डिस्करेज करते हैं तो आई एम श्योर, आई एक्सपेक्ट 2-3 महीने में ऐसे गर्दी में नुमाया फर्क। ब्रिगेडियर साहब, अफगानिस्तान से मुतल्लिक जो अमेरिका हमसे क्या चाहता है, आप क्या समझते हैं, वो क्या तवक्कुआत हैं? वो ऐसे जो साइन दे रहा है, ऐसे वो इशारे दे रहा है कि जी हम दोबारा ताल्लुकात को रिव्यू करेंगे, चाहता क्या? ये क्या सिर्फ आर्म ट्विस्टिंग है? इससे ज्यादा पाकिस्तान क्या कर सकता है? और ये भी ऐड कर दीजिएगा ब्रिगेडियर साहब कि अब हमारा अमेरिका के साथ इत्तेहादी होना कितना इंपॉर्टेंट है। देखें, इशू ये है कि अमेरिका चाहता ये है, ऑफ कोर्स इंफॉर्मेशन शेयरिंग, फिर आईएसआईएस के खिलाफ ऑपरेशंस, देन ऑफ कोर्स अल कायदा को नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान ने उनको यही कहा है कि अगर आप ये चाहते हैं कि ये वहां पर दोबारा नर्सरी ना बने, इसका बेस्ट आंसर क्या है? आई थिंक अ कॉमन मैन वुड नो कि स्टेबलाइज सिचुएशन इन अफगानिस्तान, लेट द तालिबान कंट्रोल द गवर्नमेंट, एक पॉलिटिकल इंक्लूसिव गवर्नमेंट उनको बनाने दें, उनको इकोनॉमिक एड दें ताकि वो अपने अवाम को खुश कर सकें। जब गुर्बत होगी, जब जॉब्स नहीं होंगी, हॉस्पिटल फैसिलिटी नहीं होगी और एक आपको दुश्मन एजेंट्स जो हैं वो उनको पैसा भी दे रहे हैं, तो यू फॉल प्रे टू दिस अट्रैक्शंस। दैट इज द बेसिक रीजन जो हमें प्रॉब्लम वहां पर होती है। पाकिस्तान यही कह रहा है कि इस स्टेज के ऊपर आपने $9 बिलियन अमेरिका ने उनके फ्रीज कर लिए हैं, यूनाइटेड नेशन उनको सपोर्ट नहीं कर रहा है, यूरोपियन यूनियन उनके ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, अमेरिका ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं कि हमारे हामिद करजई को भी ले लें, फां को भी ले लें, नॉमिनेट कर रहे हैं। दिस इज नॉट द वे। लेट द गवर्नमेंट बी मेड बाय तालिबान। और वो उनको, हम पाकिस्तान ने भी यही कहा जी हम अफगान हो, अफगान लेट कहते हैं, हम उनको हुकूमत साजी में कुछ नहीं कह रहे हैं। हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसी लेजिटिमेट गवर्नमेंट बना लें जिसको इमीडिएटली दुनिया एक्सेप्ट कर ले, लेजिटिमेसी मिल जाए और आपको इकोनॉमिक एड मिलनी शुरू हो जाए ताकि आवाम को फर्क पड़े कि तालिबान के आने से अमन भी कायम हो गया,
और तो उसके बीबी बाद साहब, आपको लगता है कि हम एक्सेप्ट कर पाएंगे या हम वेट करेंगे दुनिया का कि दुनिया किस नैरेटिव पे चल रही है, फिर हम उस अकॉर्डिंग अपना फैसला करेंगे, हमें अपना अलग से नैरेटिव लेना चाहिए? नहीं, देखें, आई थिंक पाकिस्तान के आपके सामने 6 इंटेलिजेंस चीफ पाकिस्तान आए थे, रशिया, पाकिस्तान, चाइना, ईरान एंड सेंट्रल एशिया, दे आर ऑलरेडी इन टच विद ईच अदर। आई एम श्योर कि वेरी सून अगर वो थोड़ा सा भी कहीं ऐसी इंक्लूसिव या एथनिक बैलेंस गवर्नमेंट बना लेते हैं, उज़्बेक कारिस को एक एक को भी ले आते हैं, तो देन इमीडिएटली वी आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज पाकिस्तान एंड चाइना शुड बी द फर्स्ट टू रिकॉग्नाइज। सबसे इंपॉर्टेंट पाकिस्तान के लिए, चाइना के लिए अफगानिस्तान है। अफगानिस्तान पुरमन मीन्स पाकिस्तान का बलोचिस्तान पुरमन पैक बन गया और हमारा गवात रोड ऑपरेशनलाइज हो गया और हम इकोनॉमिक तरक्की की रास्ते पर चल पड़ेंगे। दैट इज व्हाट इज आवर कंसर्न और ये हम अमेरिकन को बार बार बता रहे हैं। ठीक है, यानी कि अभी अफगानिस्तान का अमन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बगैर साहब ये बताएगा कि अभी आप क्या समझते हैं, जिस तरह से वजीर आजम इमरान खान साहब भी कहते रहे हैं कि हम पार्टनर इन पीस तो हैं बट हम पार्टनर इन क्राइम कभी भी नहीं बनेंगे, तो आप क्या समझते हैं आपकी जो हमारी स्ट्रैटेजी है इट्स ऑन पॉइंट? एब्सोल्युटली ऑन पॉइंट। और इसीलिए तो उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, कि हम ना अपने बेसिस देंगे, ना हम आपके ट्रुप्स को यहाँ रास्ता देंगे, ना हम यहाँ ड्रोन्स को ऑपरेट करने देंगे। दैट इज द पनिशमेंट वी आर गेटिंग इन टर्म्स ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। क्रिकेट को देख लें कितना बड़ा नुकसान हुआ है, उसके बाद आपको बार बार आपसे वो बात करने में रवादार नहीं है। आई थिंक पाकिस्तान को अपनी पॉलिसी बड़ी अच्छी जो चल रही है इसको चलाएं। आप अपनी फॉरेन पॉलिसी अग्रेसिव रखें, डिप्लोमेसी रखें और साथ दुनिया को बताएं व्हाट इज इंडिया इज डूइंग। इंडिया के ऊपर हमारा बड़ा अच्छा इसका स्टांस है। वी आर एक्सपोजिंग इंडिया वेल। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जैसे अभी अदील वड़ाइश कह रहे थे कि वहां पर जनरल असेंबली में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान यही चीजें एक्सपोज करेंगे। आई थिंक वी शुड बी वेरी फर्म, नो कॉम्प्रोमाइज नेशनल इशूज, लेट दिस इडियट नरेंद्र मोदी बी एक्सपोज टू द वर्ल्ड। और ये जो 4 का टोला है, राजनाथ सिंह है, अजीत डोभाल है, फिर उसके बाद अमित शाह है और नरेंद्र मोदी, इनको एक्सपोज करेंगे कैसे आरआरएस की सोच पे, उनकी थिंकिंग में चल रहे हैं। और आई एम श्योर कि ये जिस तरह सोवियत यूनियन डिसमेंटल हुआ था, वन डे आई विल सी कि इंडिया का भी यही हाल हो। और भारतीय प्रोपेगेंडे को एक्सपोज करने के लिए भी इस वक्त पाकिस्तान भी एक्टिव हो चुका है, पाकिस्तान दफ्तर खारजा भी एक्टिव हो चुका है। बहुत शुक्रिया बगीरी से अपने प्रोग्राम को टाइम देना। नाज़रीन, ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद करेंगे तारीख में पहली मरतबा किसी साबिक वजीर आजम से जुर्माने की वसूली पर अमल दरामद करवाया जा रहा है। क्या इस पर वाकई में अमल हो सकेगा या इस बार फिर से आगे मजीद कोर्ट्स का सहारा लिया जाएगा? ब्रेक के बाद इस पर बात करेंगे, साथ ही रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, नैब की जानिब से पहली दफ़ा किसी साबिक वज़ीर आज़म के जो जायदाद है उनके मनसूखी का हुक्म दिया गया है। ये फैसला नाज़रीन 6 जुलाई 2018 को आया था। अदील, मुझे बताइएगा कि 80 लाख पाउंड ये वसूल करने थे नैब ने। 3 साल के बाद अब ये केस एक्टिव होता हमें नजर आ रहा है, तो उसका जो पोस्टपोन्ड हुआ है, पेंडिंग रहा है, ये क्यों रहा है? फिर क्योंकि जिस तरह से ऑपोजिशन ये बात करती है कि जब इलेक्शंस करीब आते हैं तो पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन नैब की तरफ से, हुकूमत की तरफ से शुरू हो जाती है, फिर उनका स्टैंड काफी पक्का हो जाता है। देखें, जब 6 जुलाई 2018 को ये जज मोहम्मद बशीर साहब की अदालत ने फैसला सुनाया था ना, उसके बाद 1 महीने के अंदर अंदर इसको चैलेंज कर दिया गया। उसके चंद हफ्तों बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी, मियां नवाज शरीफ को, उनके साहबजादी को, कैप्टन सफदर साहब को, और वो जमानत देने के साथ सजाओं पर और जुर्माने पर अमल दरामद रोक दिया था। अभी रिसेंटली इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो फैसला आया है 23 जून का, जिसमें एक तासुर तो ये मिला था ना कि मियां नवाज शरीफ को शायद कोई रिलीफ मिल गया, लेकिन उनकी अपीलें खारिज हो गई थी। अब वो जब अपीलें खारिज हुई, उनकी सजाएं बहाल हो गई, उनके जुर्माने बहाल हो गए, उसके बाद नैब ने अब वो जो 6 जुलाई 2018 का फैसला था उसमें 8 मिलियन पाउंड जो पाकिस्तानी रुपए में जो रकम बनती है, ये 1 अरब 85 करोड़ रुपए बनती है। ठीक है, अब ये रिकवर करनी थी, तो अब कौन एवन फील्ड अपार्टमेंट जो है कॉन्फिस्केट करे जाके? जो बरतानिया है वो तो ताउन नहीं कर रहा। उस हवाले से नैब ने अब अदालती फैसले पर अमल दरामद करना था।
1 अरब 85 करोड़ की रिकवरी में जो नैब ने पहला इकदाम उठाया है वो 6 जायदादें हैं जो मियां नवाज शरीफ के नाम हैं। अब इन जायदादों की नीलामी होगी और अगर वो 1 अरब 85 करोड़ रुपए की उससे रकम equal नहीं amount बनेगी ठीक है, तो इसके बाद मियां नवाज शरीफ की मजीद जायदादें जो हैं वो भी तलाश की जाएंगी। अच्छा, अब ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है कि किसी भी साबिक वजीर आजम की जायदादें इस अंदाज में करप्शन केस में सजा हुई हो और उन्हें जो रिकवर किया जा रहा है उस जुर्माने को। इसमें एक बात बड़ी अहम है, आमतौर पे माजी में यह होता है कि इस तरह की जो पॉलिटिकल जो शख्सियात होती हैं या जिस तरह परवेज मुशर्रफ दौर में जब ये बैरून मुल्क चले गए थे और वो कौन सी डील करके गए थे, उसकी क्या कानूनी हैसियत थी, उसके बाद उस वक्त जो तमाम प्रोसेस हुए थे इन्होंने कहा जी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है, जो ड्यू प्रोसेस है उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। इस मर्तबा यह हुआ है कि मियां नवाज शरीफ के जो मफरूर करार दिए जाने में जो प्रॉपर यानी जो ड्यू प्रोसेस है उसको अडॉप्ट किया गया है, सारी चीजें डॉक्यूमेंटेड थी। अदालत में किस तरह ये अंडरटेकिंग देके बाहर गए, फिर यहां पर एस्टैब्लिश नहीं कर सके कि क्यों ये वापस नहीं आ रहे, तो अदालत ने उनको जब मफरूर करार दे दिया है, ये एस्टैब्लिश हो गया कि वो मफरूर हैं और कोई मजबूरी नहीं है या उनके इल्म में नहीं है, उनके बाकायदा ये इल्म में है और ये अवॉइड कर रहे हैं, तो उसके बाद अदालती फैसले पर जो अमल दरामद होना है जो जुलाई 2018 का है, ये उस वक्त लोग सवाल करते थे जी वो जो कॉन्फिस्केट नैब क्यों नहीं कर रहा, क्यों शहजाद अकबर साहब काम नहीं इस पे कर रहे, क्यों जी वो लूटी हुई रकम वापस नहीं आ रही। तो लूटी हुई रकम वापस तो आएगी या नहीं आएगी, जो यहां पर मौजूद प्रॉपर्टीज हैं वो कॉन्फिस्केट करके या उनको नीलाम करके उससे रकम रिकवर करने का जो सिलसिला है ये शुरू कर दिया गया और तारीख में पहली मर्तबा ऐसा हो रहा है। तारीख में पहली मर्तबा ये हुक्म तो आया है नैब की तरफ, लेकिन सदीक ये तो एक इनिशियल नैब की तरफ से एक फैसला किया गया, हुक्म जारी किया गया। आपको नहीं लगता कि फिर ये हाई कोर्ट्स में जाकर और स्टे ले लेंगे तो मामला वहीं का वहीं रुका रह जाएगा? ये रिकवरीज का प्रोसेस तो जिस तरह से हम देखते हैं कि होती नहीं है, तो ये फिर हम वही रिपीट होता हुआ देखेंगे। देखिए, इस पर मुश्किल है। उसकी रीज़न ये है कि नवाज शरीफ सदायफ्ता मुजरिम हैं, इश्तिहारी हैं और मफरूर हैं, और जो कोई मफरूर होता है वो पाकिस्तान की किसी अदालत में कोई दरखास्त लेकर नहीं जा सकता ठीक है, जब तक वो सरेंडर ना करे। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब की कोई भी दरखास्त पाकिस्तान की किसी भी अदालत में एंटरटेन नहीं हो सकती। ये वैसे तो है, लेकिन शरीफ खानदान वैसे तो किस्मत बड़ी उनकी अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहरहाल कोई रिलीफ मिल सके, क्योंकि वो दरखास्त कहीं दायर ही नहीं कर सकते, उनकी तरफ से कोई वकील पेश ही नहीं हो सकता। दूसरा यह है हमारिया पनामा केस में JIT बनने से लेकर और वो 5 सुप्रीम कोर्ट के जजेस और उसके बाद नैब की वो टीम इरफान नीम मंगी साहब से लेके और मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब जो कि DG नैब लाहौर हैं, इन सब की टीमें और फिर जज मोहम्मद बशीर साहब, ये सब इनको क्रेडिट इसलिए देना पड़ेगा और तारीख में इनको याद रखा जाएगा कि एक ऐसा ख़ानदान, एक ऐसी जमात जिन्होंने, आपको याद होगा नियाल हाशमी साहब का वो खिताब याद होगा कि हम इन जजेस पर, इनके बच्चों पर पाकिस्तान की ज़मीन तंग कर देंगे, और जो शरीफ ख़ानदान के बारे में तासुर था जिस तरह से उन्होंने इदारों को करप्ट किया। तो इस सारी सूरत हाल में बहरहाल बड़ा ये जिन लोगों ने इनका जिन लोगों का किरदार था उनको हमेशा तारीख में याद रखा जाएगा। और अब ज्यादा जिम्मेदारी है मेजर रिटायर्ड शहजाद सलीम साहब और DG लाहौर जो है और उनकी टीम पर। एक तो उनको ये प्रॉपर्टीज आप ये सेल करवा के उनको पैसे जमा करने होंगे, और फिर वो चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल साहब के जरिए और उनके इदारे के जरिए कौमी खजाने में आएंगे। तो बड़ा इंपॉर्टेंट टास्क है इस वक्त DG नैब लाहौर साहब का। देखते हैं कि वो कैसे इसमें से सुरखरू होते हैं। लेकिन आपको लगता है, जैसे भी आप बात कर रहे थे, किस्मत तो काफी अच्छी है शरीफ खानदान की, तो आपको लगता है कि लाहौर हाई कोर्ट का रुजू कर सकते हैं? देखिए, वो रुजू तो करेंगे, लेकिन मैंने आपको कहा ना कि यहाँ पे हमने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में देखा है और सुप्रीम कोर्ट में भी देखा है कि जब भी कोई मफरूर होता है तो उसकी जानिब से कोई दरखास्त एंटरटेन नहीं की जाती, कि जब तक वो सरेंडर नहीं करता तो ऐसे जो है वो कानून को से जब तक सरेंडर नहीं होगा तब तक फिर क्या होगा, नहीं की जाती। और जब तक सरेंडर नहीं होगा तब तक फिर क्या नहीं, वो नहीं, ये इस प्रोसेस पे पाकिस्तान आने को तैयार नहीं है। हाँ जी, इस प्रोसेस पे अमल होगा, ये जायदादें जब्त होंगी, ये फरोख्त होंगी जब तक कोई और अदालती हुक्म इस पे नहीं आता। इसलिए मैंने कहा ना कि ये टास्क बहुत इंपॉर्टेंट है DG नैब लाहौर का। देखते हैं कि वो इसमें से किस हद तक सुरखरू होते हैं। लेकिन इस तमाम में अदिल, आप नहीं समझते कि नुकसान जो नवाज शरीफ साहब को हो रहा है वो परसेप्शन के हवाले से हो रहा है, कि जो परसेप्शन उनका बन रहा है वो काफी नेगेटिव जा रहा है? एक तो वो आ नहीं रहे, दूसरा मफरूर करार दिए गए हैं, और थर्डली उनकी जायदादें भी जब्त हो रही हैं इस तरह से। देखें, इससे पहले तो पॉलिटिकली उनको नुकसान हो रहा था और हो भी रहा है और वो पार्टी में नजर भी आ रहा है, लेकिन पहली मर्तबा जब से करप्शन केसेस चल रहे हैं उनको माली तौर पे भी अब नुकसान होने जा रहा है। तो हर चढ़ता दिन, हर नया दिन उनके लिए ज़ाहिर परेशानी का दिन है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है शुरू हो चुका है, उनको आना पड़ेगा
और ये मामला रुकवाना पड़ेगा, तब जायदादें बचेंगी। ठीक है, यानी कि ये मामला तब तक लटका ही रहेगा जब तक वो इस तरह से आएंगे नहीं, लेकिन जायदादें जो कि फरोख्त हो जाएंगी अगर वो यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं आते। नाज़रीन, टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।